हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी 11th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 3 और अध्याय का नाम है वनस्पति जगत। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 5 वीडियो पहले ही बना दिया, यह छठा वीडियो है। अगर आपने वो सब वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं ताकि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11th का फुल कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 11th का कंप्लीट बायोलॉजी चैप्टर वाइज तैयार कराऊंगा। अगर आप भी चाहते हैं 11th की बायोलॉजी की तैयारी अच्छे से करना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिल सके। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। जानते हैं एंजियोस्पर्म क्या होता है? पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना में के रूप में विकसित होते हैं, जिन्हें पुष्प कहते हैं। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ये जितनी पुष्पी पादप हैं या जितने पौधे हैं जिसमें पुष्प उगता है वो सभी एंजियोस्पर्म में आते हैं। और इसमें क्या होता है, परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं, इसी को पुष्प कहते हैं। यानी पुष्प में ही आपको परागकण और बीजांड भी मिल जाते हैं। मैं आपको एंजियोस्पर्म का मतलब बता दूं। एंजियोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, एंजियो तथा स्पर्मा। एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ और स्पर्म का मतलब होता है बीज। यानी वैसे पौधे जिनके बीज ढके हुए रहते हैं उसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में जब आपको जिम्नोस्पर्म बताया था तो बताया था उसमें कि जिम्नोस्पर्म क्या होता है, उसके बीज अनावृत होते हैं, यानी नंगे होते हैं, वो किसी चीज से ढके हुए नहीं रहते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है जिनमें बीज फलों के भीतर होते हैं। यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। उनके वास स्थान भी बहुत व्यापक है। यानी जो सबसे बड़ा वर्ग है पुष्पी पादपों का या पादपों का, वो क्या है, एंजियोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म क्या है, पुष्पी पादप है, यानी इसके सभी सदस्यों में पुष्प विकसित होता है। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों वुल्फेरिया से लेकर ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस तक होती है। यानी इनकी जो साइज होता है वो बहुत छोटे से लेकर और 100 मीटर की ऊंचाई यानी 100 मीटर लंबा तक हो सकता है। इनसे हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियां, अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग पुष्प भी प्राप्त करते हैं, जिससे पूजा करते हैं, सौंदर्य बढ़ाते हैं, सजावट का कार्य करते हैं। साथ ही भोजन के रूप में इनका इस्तेमाल होता है और चारा के रूप में होता है, यानी पशु को खिलाने के लिए। ईंधन के रूप में होता है, औषधियां इनसे बनती है, यानी इनका बहुत ही आर्थिक महत्व है। ये दो वर्गों में बांटे जाते हैं, द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री। यानी जितने एंजियोस्पर्म हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री में। द्विबीजपत्री पौधों की पहचान बीजों में दो बीज पत्रों के होने, पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास तथा पुष्पों के चतुष्टीय अथवा पंचवटीय होने, अर्थात पुष्प के प्रत्येक पुष्पीय क्रम में 4 अथवा 5 सदस्य होने के आधार पर की जाती है। यानी पहली पहचान है जो द्विबीजपत्री में क्या होते हैं, द्विबीजपत्र होते हैं, जैसे इस टाइप का। ऐसा आप देखे होंगे, जैसे चना होता है, तो चना को आप देखिएगा तो भिगोने के बाद आपको ये चना ऐसा कुछ दिखाई देता है, इस तरह से। यानी इसमें से ये दो भागों में टूट जाता है, एक भाग इधर हो जाता है, एक भाग इधर हो जाता है। तो ये क्या है, द्विबीजपत्री है, क्योंकि उसमें दो बीज पत्र हैं। और उनकी पहचान कैसे होती है, उनमें तो पहले दो बीज पत्र होगा, साथ ही उनकी पत्तियों में सिरा विन्यास होगा, यानी ऐसी उनकी पत्ती होगी तो उसमें एक बीच में लाइन होगा और ऐसे सिरा विन्यास होता है इनकी पत्तियों में। साथ ही इसके जो पुष्प होते हैं उसमें वो 4 फलक या 5 फलक होते हैं, मतलब कई लेयर का पुष्प होता है। इस आधार पर हम पहचानते हैं कि वो द्विबीजपत्री है। दूसरी ओर एक बीजपत्री पौधे के बीच में केवल एक बीज पत्र होते हैं, यानी इसमें केवल एक ही बीज पत्र होगा। जैसे मक्का होता है, आप उसको तोड़िएगा तो दो भागों में नहीं बटेगा, क्योंकि उसमें एक ही बीज पत्र होता है। पत्ती में समांतर सिना विन्यास एवं तृतीय पुष्प, अर्थात प्रत्येक पुष्प चक्र में 3 उपांग होना एक बीज पत्रों की विशेष लक्षण है। द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं, जबकि एक बीजपत्री में एक बीज पत्र होते हैं। तो इसको सबसे अच्छा है पहचानने का तरीका क्या, कि द्विबीजपत्री में 2 बीज पत्र होगा, जबकि एक बीजपत्री में एक ही बीज पत्र होते हैं।
इसके अलावा इनकी पत्तियों का आकार है, जो एक बीजपत्री की पत्तियां क्या होती हैं, उनमें समांतर शिरा विन्यास होता है, यानी ऐसे ऐसे आपको उसमें लाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। इनमें लैंगिक अंग की बात करते हैं। पुष्प में नर लैंगिक अंग पुंकेसर है, यानी इसे हम जो नर लैंगिक अंग होता है उसे पुंकेसर कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक पतला पुतंतु होता है जिसकी चोटी पर परागकोश होता है। परागकोश के अंदर पराग मातृ कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर लघु बीजाणु बनाती है, जो परिपक्व होकर परागकण बनाती है। ये ऐसी संरचना होती है, पुष्प में आप लोग देखे भी होंगे, ऐसी पतली तंतु होती है और उसके ऊपर ये ऐसा होता है, एक परागकोश बना रहता है, जिसी के अंदर पराग कण बनते हैं। इसके अंदर क्या बनते हैं, तो इसके अंदर बनते हैं पराग कण विकसित होकर के। पुष्प में मादा लैंगिक अंग स्त्रीकेसर अथवा अंडप होते हैं। स्त्रीकेसर में आधार पर फूला हुआ अंडाशय तथा उसमें जुड़ी हुई लंबी पतली वर्तिका एवं उसके शीर्ष पर वर्तिकाग्र होता है। अंडाशय के अंदर अंडप उपस्थित होते हैं। ये आपको दिखा दूं, ये ऐसा होता है, ये अंडाशय होता है और इसके ऊपर एक छोटी सी निकली होती संरचना होती है। ये अंडाशय होता है, ये वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, और ये दोनों कई बार एक ही पुष्प में होते हैं, यानी नर जनन अंग और मादा जनन अंग। ये आप लोग पढ़ेंगे जब पुष्प की संरचना पढ़िएगा तब इसमें। तो ये क्या होते हैं, ये परागकण इसमें बनते हैं परागकोश में, और ये होता है अंडाशय जिसके अंदर अंडप रहते हैं। सामान्यतः प्रत्येक अंडाशय में एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, जो अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है, जिसमें से 3 अविकसित हो जाते हैं और एक विभाजित होकर भ्रूणकोश बनाती है। देखिए, अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा इसमें कितने गुरु बीजाणु बनते हैं, तो 4, जिसमें से 3 विकसित हो जाते हैं, यानी वो विकसित ही नहीं होते हैं, और एक बहुत विकसित होता है तो वो भ्रूणकोश बनाता है। मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक भ्रूणकोश बना लेता है। प्रत्येक भ्रूणकोश में 3 कोशिकीय अंड समुच्चय, एक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिकाएं, 3 प्रतिव्यंशांत कोशिकाएं तथा 2 ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिए, प्रत्येक भ्रूणकोश में 3 कोशिकीय अंड समुच्चय बनता है। कितना बनता है, 3 कोशिकीय अंड समुच्चय। कौन कौन, पहला बनता है अंड कोशिका। ठीक है, ये मेन है, अंड कोशिका मेन है, और 2 सहायक बनता है। 2 सहायक कौन कौन सा, एक प्रतिव्यंशांत कोशिकाएं जो 3 की संख्या में होती है, यानी 3 प्रतिव्यंशांत कोशिकाएं, और दूसरा जो समूह होता है वो 2 ध्रुवीय कोशिकाएं की होती है। यानी इस तरह से भ्रूण कोशिका में 3 अंड समुच्चय बनता है। एक अंड कोशिका का समुच्चय हो गया जो अकेला होता है, और जो 2 सहायक कोशिकाओं का समुच्चय होता है उसमें 3 प्रतिव्यंशांत कोशिकाएं होती हैं तथा एक समुच्चय में 2 ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं। 2 ध्रुवीय कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं जिसे द्विगुणित केंद्रक बनता है। याद रखिएगा, जब 2 ध्रुवीय कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं तो केंद्रक कैसा बनता है, द्विगुणित बनता है। परागकण परागकोश से निकलने के बाद हवा अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किए जाते हैं। इस स्थानांतरण को परागन कहते हैं। यानी जब हवा द्वारा या किसी पशु पंक्षी द्वारा परागकण नर जनन अंग से यानी पुंकेसर से निकलकर स्त्रीकेसर तक पहुंचते हैं, इस क्रिया को परागन कहते हैं। परागन वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं जिसमें से परागनली बनती है। परागनली वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के बीच में से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। ऐसे ही यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से मैं दिखाता हूँ। ये बीजांड है, यहाँ पे है ऊपर वर्तिकाग्र। जब परागकण यहाँ पे आते हैं तो ये छोटा सा होता है, ये एक पराग नली बनाता है, ऐसा पतला सा नली जो इसके अंदर प्रवेश करता है, और इसी के माध्यम से वो अपना बीजाणु क्या करता है, अंदर छोड़ देता है। पराग नली भ्रूण कोश के अंदर जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं भ्रूण कोश के अंदर ये चली जाएगी पराग नली, जहां पर फटकर यह 2 नर युग्मकों को छोड़ती है, जिनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संगलित होता है। नर युग्मक संलयन
यह युग्म संलयन करके यह युग्मनज बनाता है। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्र से संकलित होता है, जिससे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश बनता है। इसे त्रिसंलयन यहाँ पे होना चाहिए, बनता है। चूंकि दो संकलन होते हैं, एक युग्मक संलयन और दूसरा ये त्रिसंलयन होगा, त्रिसंलयन, इसलिए इसे द्विनिषेचन भी कहते हैं। यहाँ समझ लीजिए पहले बात को, जो परागकण जाता है वो कितने नर युग्मक को छोड़ता है, तो 2 नर युग्मक को छोड़ता है। जो पहला नर युग्मक है वो जा करके किससे संकलित होता है, तो ये अंड कोशिका से जाकर के संकलित होता है, तो एक निषेचन यहाँ पे हो गया। और जो दूसरा होता है वो जाकर के जो ध्रुवीय कोशिकाएं होती है, जो द्विगुणित था पहले ही, उससे संकलित होता है, तो दूसरा निषेचन हो गया। इसलिए इसे हम द्विनिषेचन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितना निषेचन हो रहा है, 2, एक अंड कोशिका के साथ, एक ध्रुवीय कोशिका के साथ। ये जो यहाँ पे अंड कोशिका के साथ जो निषेचन होता है, इसे हम युग्मक संलयन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एक युग्मकों का संलयन होता है। जबकि यहाँ पे जो ध्रुवीय कोशिकाएं हो रही हैं, यहाँ पे 2 कोशिकाएं यानी द्विगुणित थी पहले ही से ध्रुवीय कोशिकाएं, और एक नर युग्मक यानी 2n और 1n, इसमें क्या हो जाता है, त्रिगुणित हो जाता है, इसीलिए इसको हम त्रिसंलयन कहते हैं। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो आप याद रखिएगा कि जब दूसरा नर युग्मक द्विगुणित ध्रुवीय कोशिका से संकलित होता है, दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक से संकलित होता है, यानी ध्रुवीय कोशिका से संकलित होता है, उसे हम त्रिसंलयन कहते हैं, क्योंकि इसमें त्रिगुणित युग्मक बनता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, जिसको मैं डिटेल में और भी बताऊंगा। द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का एक अद्वितीय गुण है। युग्मनज भ्रूण, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूंगा, देखिए ये एक पुष्प है जिसमें ये वाला जो इलाका है वहां पे बीजांड होते हैं, ठीक है, और परागकण कहाँ होते हैं, इसके ऊपर निकले हुए होते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। युग्मनज भ्रूण 1 अथवा 2 बीजपत्री हो सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कोई 1 बीजपत्री और 2 बीजपत्री भी होते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष में विकसित हो जाता है। भ्रूणपोष क्रियाशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इन घटनाओं के दौरान बीजांड में बीज बनते हैं तथा अंडाशय से फल बन जाता है। निषेचन के बाद सहायक कोशिकाएं तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं लुप्त हो जाती हैं। एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र इतना में दिखाया गया है। चलिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये एक एंजियोस्पर्म पौधा है, इसमें आपको ये पुष्प दिखाई दे रहे हैं जिसमें वर्तिका होती है, और ये वाला देखिए, ये वाला संरचना को आप ध्यान से देखिए, ये जो नीचे वाला है ये क्या है, ये अंडाशय है, ठीक है, यहाँ पे पुष्प का ये है अंडाशय है, ठीक है, और इसकी जो पतली रचना है वर्तिकाग्र है, और वर्तिका है, और जो ऊपर ये वुंड जैसी संरचना है गोल जिसपे चिपचिपा पदार्थ रहता है, ये वर्तिकाग्र है, और इसी में परागकोश भी होते हैं। यहाँ पे देखिए ये परागकोश है, ठीक है। अगर हम इसको देखें, अंडाशय के बीच वाला भाग को देखें, तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, जिसे हम गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं, या फिर गुरु बीजाणुधानी या फिर बीजांड कहते हैं। ये ऐसा दिखाई देता है। और यही अगर हम परागकोश की बात करें तो परागकोश के अंदर देखिए लघु बीजाणु होते हैं, ठीक है, और ये लघु बीजाणु बहुत सारे हैं। देखिए ऐसे छोटे छोटे दिखाई देते हैं, और इसको और जूम करके देखें तो यहाँ तक दिखाई देते हैं। यहाँ देखिएगा आप, तो ये युग्मकोदित अवस्था है, यानी इसमें एन है, सिंगल एन है। ये जो लघु बीजाणु होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, अकेले होते हैं, यानी अगुणित होते हैं, द्विगुणित नहीं होते हैं। ये देखिए लघु बीजाणु परागकण है जो कि अगुणित है। यहां से ये गति करता है और कहाँ पे पहुंचता है, तो ये पहुंचता है बीजांड तक। बीजांड तक जाने के बाद ये एक पतला, ये देखिए नली बनाता है ऐसे, ठीक है, और इसके सहायता से ये जा करके पहुंचता है अंड कोशिका तक, जहां जाने के बाद इसका अंड कोशिका से संलयन होता है। देखिए इधर से लघु बीजाणु आया और इधर से ये बीजांड यानी गुरु बीजाणु आया, दोनों मिलते हैं और यहीं पे इनका संलयन होता है। संलयन होने के बाद युग्मनज बनता है। जो युग्मनज बनता है वो 2n होता है, क्योंकि n इधर से आता है और n इधर से, n दोनों मिलकर के ये 2n बनाता है, यानी ये भी अगुणित ये भी अगुणित, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो ये द्विगुणित बना लेते हैं।
उसके बाद से ये भ्रूण बनता है, और भ्रूण में विभाजन होते होते विकसित होता है और फिर से ये पौधा बन सकता है। यानी इस तरह आप देखते हैं, पहले पौधों में पुष्प बनते हैं, पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग होते हैं। जो नर जननांग होते हैं उसे हम पुंकेसर कहते हैं, जो मादा जननांग होता है उसे स्त्रीकेसर कहते हैं। पुंकेसर का मुख्य अंग है परागकोश, और स्त्रीकेसर का मुख्य अंग है अंडाशय वर्तिकाग्र और वर्तिका। ठीक है, ये इसके बाद आप इसमें याद रखिएगा कि परागकोश में परागकण बनते हैं जो अगुणित होते हैं। उसी के साथ जो गुरु बीजाणुधानी होती है, यानी अंडाशय में यहाँ पे बीजांड बनते हैं, ये भी अगुणित होते हैं। इसे हम मादा युग्मक भी कहते हैं, और दोनों अगुणित होते हैं। दोनों अगुणित जब संलयन होता है तो द्विगुणित हो जाते हैं, यानी अंड कोशिका इसे कहते हैं। मादा जनन का जो बीजाणु होता है उसे, इन दोनों के बीच में जब संलयन होता है तो इसे हम युग्मनज कहते हैं, जो द्विगुणित होता है। और ये उसके बाद विकसित होकर के भ्रूण बनाता है। भ्रूण विकसित होता है तो फिर से बीज बनता है, बीज से फिर पौधा बनता है। इस तरह से एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र चलता रहता है। इस तरह से यह टॉपिक अभी समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।